नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके का पार्ट 7 लेके आ चुका हूँ। देखिए पार्ट 7 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है किस जिले में स्थित है हिमाचल के, तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की, तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में 1936 को तबाही आती है। तो 1936 में यहाँ पे तबाही आती है और जिसके कारण यहाँ पे किस घाटी में तबाही आई, तो लाहौल स्पीति के चंद्रा घाटी में जो है तबाही आती है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर ये तबाही करता है और जिसके कारण लाहौल स्पीति में एक झील का निर्माण होता है। झील का नाम है चंद्रताल झील। तो याद रखना है कि चंद्रताल झील का निर्माण जो है कैसा हुआ, तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर में तबाही आने के कारण जो है वो चंद्रताल झील का निर्माण हुआ। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रताल झील तो लाहौल स्पीति में है, सूरजताल झील कहाँ पे, तो सूरजताल झील भी लाहौल स्पीति में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि यूनामसो झील कहाँ पे है, तो यूनामसो झील भी लाहौल स्पीति में स्थित है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में विशालताल झील है, दीपकताल झील है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे और भी ग्लेशियर ऑप्शन में दिया, जैसे कि शिफ्टिंग ग्लेशियर जो है ये लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में स्थित है। कुल्टी ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति की चंद्रा घाटी में है। और अपना जो लास्ट बचा गेफांग ग्लेशियर भी कहाँ पे है, तो गेफांग ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में ही है। और किस घाटी में, चंद्रा घाटी में। तो ये सारे के सारे चंद्रा घाटी में है। और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर भी जो है वो ये पूरे हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति में तबाही आई थी। पूरी स्टोरी आप इसको ध्यान से सुन। अगर आप हमारे एचपी पुलिस के ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको कहीं से भी कोचिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारी सीरीज़ को अब देखते जाइए। अब हिंदी साइंस सारी चीज़ें जो आपके बीच आने वाली है, हिंदी साइंस मैथ ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको करवाने वाले हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इस नंबर पे ज़रूर हमसे कांटेक्ट। एचपी पुलिस के लिए देखिए जीके आपको जो है वो इससे ज़्यादा ना जीके आएगा, सफिशेंट है। यहीं से आपको जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो करंट अफेयर रहेंगे, चाहे इंडियन जीके रहेगा, एचपी जीके रहेगा। हर सीरीज में कम से कम जब तक आपका एग्जाम होगा 100 वीडियो आपके लिए जो है देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है। अगर मैं केंद्रीय आलू संस्थान की बात करता हूँ तो ये कहाँ पर स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्रीय आलू संस्थान जो है ये शिमला के कुफरी में स्थित है। अगर मैं लेकिन यहाँ पे कुफरी नहीं दिया है तो ये बेमलोई में भी हो सकता है। तो दोनों जगह इसके जो है कार्यालय है, तो बेमलोई आप इसका राइट आंसर लगा सकते हैं कि केंद्रीय आलू संस्थान। ये अगर कुफरी होगा तो फर्स्ट कुफरी आप लगाएंगे, लेकिन अगर कुफरी नहीं होगा तो आप बेमलोई लगा सकते हैं। देखिए बेमलोई में भी है। अगर मैं पोटैटो के बारे में ही बात करता हूँ, इसकी कुछ वेराइटीज़ पुलिस के पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, जैसे कि कुफरी चंद्रमुखी किसकी किस्म है, तो कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जीवन, कुफरी ज्वार, कुफरी पुखराज, ये सारी की सारी जो है ये आलू की या पोटैटो की वेराइटीज़ है। ऑप्शन में भैया धर्मशाला दिया है। अगर मैं धर्मशाला के बारे में बात करता हूँ तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन आता है कि धर्मशाला का मुख्यालय कहाँ पर है। तो धर्मशाला का जो मुख्यालय है, धर्मशाला जो है वो खुद मुख्यालय है कांगड़ा का। तो कांगड़ा का मुख्यालय धर्मशाला में है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सबसे ज़्यादा बारिश हिमाचल प्रदेश में वो कहाँ पे होती है, तो वो भी धर्मशाला में ही होती है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो मैदान है वो कहाँ पे, वो भी धर्मशाला में ही है। देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि मिनी लहासा के नाम से किसको जाना जाता है, तो मिनी लहासा के नाम से धर्मशाला को ही जाना जाता है। तो हर एक चीज़ आपको याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश का वॉर मेमोरियल भी कहाँ पे है, तो वो भी धर्मशाला में ही स्थित है। इसके अलावा ऑप्शन में दिया है चायल। अगर मैं चायल की बात करता हूँ तो चायल में जो है वो एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान है, प्लस चायल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है हिमाचल प्रदेश की, जो कि सोलन ज़िले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे मनाली की बात कर लेते हैं। अगर मनाली की ही मैं बात करता हूँ तो मनाली में है हिडिंबा देवी का मंदिर। देखिए हिडिंबा देवी जी का मंदिर है, इनको डूंगरी माता के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे हिडिंबा माता का जो मंदिर है वो पैगोडा शैली में बनाया गया है। और इस हिडिंबा मंदिर के पास डूंगरी मेला, कौन सा मेला, डूंगरी मेला लगता है। तो आप मेरी हर एक वीडियो को ध्यान से सुने। अगर आप मेरी हर एक वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आपको पुलिस के पेपर को क्वालिफाई करने से
है उसका रिटर्न क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस बार रिटर्न जो है वो 90 मार्क्स का है। तो जीके भी अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है, क्योंकि भैया नेगेटिव मार्किंग होती है तो यहाँ पे जीके आपको प्लस मार्क देके जाएगा। जीके, साइंस और हिंदी, ये तीनों चीज़ें और रीजनिंग, ये आपको पक्की करनी होगी। आपको पुलिस बनाना हमारा लक्ष्य है, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के साथ 10 आंसर आपको बता देते हैं। अगर मैं मनाली की ही बात करता हूँ तो मनाली में रहाला झरना भी है। रहाला झरना कहाँ पे? मनाली में ही अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेरी इंस्टीट्यूट भी है, जो कि यहीं पर मनाली में स्थित है, जिसको हम पर्वतारोहण संस्थान भी बोलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे? मनाली में स्थित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मनाली से बनते हैं। मनाली में एकमात्र मनु मंदिर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1871 में मंडी की यात्रा की? तो भारत के ऐसे कौन से गवर्नर जनरल हैं जिन्होंने 1871 में मंडी की यात्रा की? तो मंडी की यात्रा जो की थी 1871 में, ये की थी लॉर्ड मेयो ने। अगर मैं लॉर्ड मेयो की बात करता हूँ तो लॉर्ड मेयो के समय ही सर्वप्रथम बार 1872 में जनगणना हुई थी। तो 1872 में सर्वप्रथम बार जो सेंसस हो रही थी वो किसके टाइम हुई थी? तो याद रखना, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल के दौरान। पूर्ण रूप से नियमित जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम 1881 में, लेकिन भैया लॉर्ड मेयो ने भी इसकी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं शुरुआत की थी। देखिए, जब लॉर्ड मेयो ने 1871 में मंडी को विजिट किया था, क्वेश्चन ऐसे आता है पुलिस के पेपर में, 1871 में जब लॉर्ड मेयो ने मंडी को विजिट किया था तो मंडी के राजा कौन थे? तो मंडी के राजा थे विजय सेन। तो विजय सेन भी आपको नाम याद रखना है कि लॉर्ड मेयो जब मंडी आए थे तो मंडी के राजा विजय सेन थे। अगर मैं विजय सेन की बात करता हूँ तो विजय सेन ने ही 1877 में दिल्ली में एक दरबार लगता है, और इस दिल्ली दरबार में 1877 में विजय सेन के द्वारा ही जो है वो भाग लिया गया था। अगर मैं विजय सेन की बात करता हूँ तो विजय सेन मंडी के एक शक्तिशाली राजा थे, विजय सेन भी। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमारे लाला लाजपत राय, जिनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ये मंडी कब आए थे? तो लाला लाजपत राय 1906 में मंडी आए थे। तो 1906 में लाला लाजपत राय मंडी आए थे। अब बात करते हैं ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस भी दिया गया है। अगर मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करता हूँ तो ये भारत के ऐसे गवर्नर जनरल थे जो कि 1786 से 93 तक इनका कार्यकाल रहता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही 1793 में स्थायी बंदोबस्त जो है उसको जो है वो स्थायी बंदोबस्त जो शुरू किया गया था। और दास प्रथा के व्यापार पर रोक जो है वो 1789 में लगाई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करता हूँ तो जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ये जो है सिविल सेवा के दाता भी माने जाते हैं। यहाँ पे उसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। देखिए, पुलिस के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यशवंत सिंह परमार के राजनीतिक गुरु कौन थे? अगर मैं बात करता हूँ यशवंत सिंह परमार की, तो यशवंत सिंह परमार के जो राजनीतिक गुरु थे, इनका नाम था चौधरी शेर सिंह जंग। तो चौधरी शेर सिंह जंग जो है ये यशवंत सिंह परमार के राजनीतिक गुरु थे। अगर मैं वाई.एस. परमार की बात करता हूँ तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, 4 बार मुख्यमंत्री ये बने थे। और ये सिरमौर जिले की जो एक कोर्ट थी, वहाँ पे सेशन कोर्ट में जो है वो जज भी रहे थे। तो अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो इनके द्वारा बहुत सारी बुक्सें भी जो है वो रिटर्न की गई है वाई.एस. परमार के द्वारा। सिरमौर के बागथन नामक स्थान से ये संबंध रखते थे। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेट। दूसरी जो इनके द्वारा बुक लिखी गई वो थी हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड। तो ये सारी बुक्सें जो है वो वाई.एस. परमार के द्वारा रिटर्न की गई थी। भागमल सोता दिया है ऑप्शन में। देखिए, भागमल सोता ने धामी गोलीकांड में नेतृत्व किया था 1939 में, ये भी आपको याद रखना है। ठाकुर रामलाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। वाई.एस. परमार के बाद जो सीएम बने थे वो थे ठाकुर रामलाल। और जैसे कि बाबा काशीराम को तो आप जानते होंगे, इनको पहाड़ी गांधी और पहाड़दा बुलबुल भी कहा गया है। देखिए, आपकी नॉलेज जो है ऑप्शन से पता चलती है। अगर आपके पास सारे ऑप्शन के आंसर पता है तो हम मान सकते हैं कि आपके पास जो है वो अच्छी खासी नॉलेज जो है आप गेन कर चुके हो। और आपको ये नॉलेज जो है वो बिना देख के, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन आपको आते हैं तो चौथा ऑप्शन आपको ऑटोमेटिकली जो है आना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन है कि वो इज़ द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? अगर मैं भारत की प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात करता हूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और क्वेश्चन ये भी आता है भारत के प्रथम होम मिनिस्टर, भारत के पहले गृह मंत्री, तो भारत के पहले गृह मंत्री भी यही थे, सरदार वल्लभ भाई
भाई पटेल। तो भारत के उप प्रधानमंत्री प्लस गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए क्वेश्चन परीक्षा में ये आता है कि अगर आपको उप प्रधानमंत्री का पता है तो प्रधानमंत्री कौन थे पहले, तो बच्चा बच्चा बता देगा कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही बात करते हैं तो इन्होंने एक बारदोली सत्याग्रह होता है 1828 में, इसमें लीड किया था भाई, नेतृत्व किया था बारदोली सत्याग्रह का सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगर मैं आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इन्होंने जो हिस्सा लिया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है 1931, याद रखना कांग्रेस का, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब होता है? 1939 में होता है कराची अधिवेशन। और इसी कराची अधिवेशन में जो है वो मौलिक अधिकारों की मांग जो है वो कांग्रेस के द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1929 में एक लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग होती है। कब ये हुआ था? 1929। अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के पहले राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति भी रहे हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं भारत के वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री है। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री जो है इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जो है ये वर्तमान में क्या है? स्वास्थ्य मंत्री है। और अगर मैं जेपी नड्डा की बात करता हूँ तो जो ये जेपी नड्डा है ये राज्यसभा के सदस्य है। और कहाँ से सदस्य है? तो ये गुजरात राज्य से राज्यसभा के सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के। देखिए राष्ट्रपति के बारे में बात हो गई, राजेंद्र प्रसाद। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति पूछे गए हैं पुलिस के पेपर में, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ और अगला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश की हर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में रहता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अगर आर्य समाज के संस्थापक की बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद रखना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को दया आई थी। याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती को दया आई थी आर्य समाज पे, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? स्वामी विवेकानंद ऑप्शन में दिया है और ऑप्शन को करवाना हमारा कार्य है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897। याद रखना रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अब ऑप्शन में तो राजा राम मोहन राय भी दिया है। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वो सती प्रथा पर रोक लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से। कब लगाई सती प्रथा पर रोक? 1829 में। किसकी सहायता ली इन्होंने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग की। तो बहुत ज़्यादा सहयोग किया था इन्होंने सती प्रथा पे। इसके अलावा राजा राम मोहन राय का ब्रह्मो समाज 1828 में ब्रह्मो समाज की ये स्थापना करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आत्मीय सभा की भी इनके द्वारा स्थापना की जाती है। वेदांत कॉलेज की भी इनके द्वारा ही स्थापना की जाती है। तो आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्मो समाज, ये तीनों जो इनकी स्थापना की जाती है किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। सती प्रथा पे रोक भी कौन लगाते हैं? राजा राम मोहन राय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एचपी पुलिस के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको हिमाचल प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब पेपर जो है वो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है तो इस बार मेरिट बहुत कम जाने वाली है। तो आप जीके और हिंदी ये आपके लिए दोनों स्कोरिंग रहने वाला है। और साइंस के 8 क्वेश्चन जो आपके लिए रहते थे इस बार बढ़ के शायद 10 या 12 हो सकते हैं। तो आप कहीं भी अपॉर्चुनिटी ना छोड़े। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? अगर मैं बात करता हूँ हीराकुंड जल विद्युत परियोजना की, तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर है? तो ये महानदी के ऊपर बनी है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना तो महानदी के ऊपर बनी है। और उसी प्रकार बहुत सारी जल विद्युत परियोजना है, जैसे कि उकाई जल विद्युत परियोजना। उकाई जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो उकाई जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। ताप्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो याद रखना उकाई जल विद्युत परियोजना गुजरात में, ये ताप्ती नदी पे ही बनी है। इतना आपको याद रखना है क्योंकि ताप्ती नदी जो है सूरत शहर के पास है। उसी प्रकार नागा अर्जुन सागर परियोजना की बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रमन चोटी निम्नलिखित स्थानों में से
कहाँ पर स्थित है? अगर रमन पीक की बात की जाए तो रमन पीक जो है वो अरेबियन सी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरेबियन सी में जो है ये रमन पीक स्थित है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहते हैं। ऑप्शन में अंडमान और निकोबार दिया है। अगर मैं अंडमान और निकोबार की बात करता हूँ तो अंडमान और निकोबार की सबसे पहले हम इसकी कैपिटल की बात कर लें तो अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बेरन ज्वालामुखी। क्या नाम है भैया? बेरन ज्वालामुखी। और बेरन जो ज्वालामुखी है ये भी अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो उसका नाम है सैडल पीक। तो सैडल पीक जो है वो अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी आपको बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? देखिए, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो मेरी जीके टेट की सीरीज चल रही है, आप उसको भी अगर आपको वैसे तो पुलिस की सीरीज में भी बहुत सारा जीके है, मैंने 7वीं वीडियो में अब बना रहा हूँ। बीच में मैंने अपनी वीडियो को रोक दिया, लेकिन अब परमानेंट सुबह हर दिन आपको जो है पुलिस के लिए भी अब वीडियो देखने को मिलेगी। तो एचपी पुलिस के लिए भी आपको डरना नहीं है, बस यहीं पे वीडियो को शेयर करे जाना है। अगर मैं बात करता हूँ जुडिशियल भैया न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की, तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के पास है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो दोनों के पास है, तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब भैया आर्टिकल 32 है संविधान में, अनुच्छेद 32 बात करता है रिट की। रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की रिट जो है बताई गई है। रिट तभी लगा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अगर आप हाई कोर्ट के तहत रिट जारी करते हो तो आर्टिकल 226, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के तहत रिट जारी करते हो तो भैया आर्टिकल 32। तो आपको ये दोनों बातें याद रखनी है। और अनुच्छेद 32 में ही रिट को भी दर्शाया गया है, जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट के में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में जाना है रिट के लेके तो आर्टिकल 226। अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय टोटल भारत में कितने हैं? तो भारत में कुल उच्च न्यायालय की संख्या, हाई कोर्ट की संख्या 25 है। तो भारत में कुल हाई कोर्ट 25 है। और अगर मैं बात करता हूँ जो हाई कोर्ट में जो जज बैठते हैं ना, उनको भैया उनको रिटायरमेंट, उनको त्यागपत्र कब देना होता है? तो 62 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाते हैं। और अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करता हूँ तो उनकी उम्र यहाँ पे ज़्यादा होती है, उनकी उम्र जो है वो 65 साल होती है। और सुप्रीम कोर्ट में कुल जो जज बैठते हैं ये 34 बैठते हैं। मुख्य न्यायाधीश सही जो है कुल जज जो है वो 34 बैठते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 52 से 61 भारत के राष्ट्रपति का जिक्र होता है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंध रखती है द्रौपदी मुर्मू, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक रहती है? देखिए, अब आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन है। राजस्थान प्लेन एरिया है, आंध्र प्रदेश है, यूपी है, ये प्लेन में आ रहा है। लेकिन जो उत्तराखंड है ना, ये पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी राज्य है, तो यहाँ पे जो है भूस्खलन की सबसे ज़्यादा संभावना रहने वाली है। तो ये तो आपको कुछ क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ऐसे भी फेंक देता है जो आपको खुद अपने माइंड से लगाने होते हैं, आपको अपना माइंड बिठाना होता है कि ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? आपको तो हर एक बात पता होनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। देखिए, उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून में है, क्योंकि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश का। उत्तराखंड में जो है वो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये राजा जी नेशनल पार्क है, और गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में है। टोटल राष्ट्रीय उद्यान 106 है भारत में, ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड में जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तो केदारनाथ किस नदी के पास है? तो केदारनाथ शहर जो है वो मंदाकिनी नदी, कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी के पास है केदारनाथ शहर। और जो बद्रीनाथ शहर है वो अलकनंदा नदी के पास है। अगर आप हमारी संपूर्ण हिमाचल एक सीरीज चल रही है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए संपूर्ण हिमाचल प्लेलिस्ट, तो वहाँ पे आपको हमारी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप हमारे पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। बद्रीनाथ शहर अलकनंदा नदी के पास है, मंदाकिनी जो है नदी है वो केदारनाथ शहर के पास है। अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की, हम हिमाचल से आते हैं तो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में, पुलिस परीक्षाओं में नेशनल पार्क बार बार पूछे जा रहे हैं। हिमाचल में बोले तो टोटल 5 नेशनल पार्क है। पहला जो नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कुल्लू जिले में स्थित है, 1171 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है।
उसके बाद है खीर गंगा। खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो खीर गंगा नेशनल पार्क जो है ये कुल्लू ज़िले में स्थित है। तो खीर खाई थी कुल्लू के लोगों ने। इसके अलावा इंदर किला नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क भी कहाँ पे भैया? कुल्लू ज़िले में ही स्थित है। तो इंदर जी का किला भी कुल्लू में है। इसके अलावा सिमलबाड़ा नेशनल पार्क, जिसको चौधरी शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये सिरमौर ज़िले में एकमात्र नेशनल पार्क है, सिरमौर ज़िले में। और इसके अलावा पीन वैली, याद रखना भैया किसकी वैली? पीन वैली। तो पीन चुबा था कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। तो पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे? लाहौल स्पीति में स्थित है पीन वैली नेशनल पार्क। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये था कुछ हिमाचल प्रदेश का जीके जो हमारा पार्ट 7 रहा था। तो अगर आपको पार्ट 7 अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच, सभी के बीच शेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं, ताकि जो डिटेल में जो स्टडी करना चाहता है, देखिए वन लाइनर तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन डिटेल में अगर स्टडी करनी है तो भैया आइए मेरे साथ, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में जितना समय लग जाता है वो शायद उसको ही पता होगा जिसने ये कंटेंट बनाया है और तब जाके 20 मिनट की स्मॉल वीडियो आपके बीच दी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे। हर हर महादेव जरूर लिखें। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव, शंभू।